साल की सबसे बेस्ट रीमेक फिल्म दृश्यम 2 अगर आपने नहीं देखी है तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुरंत ही मूवी टिकट्स बुक कीजिए एंड इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देखिए। इस वीडियो में पूरी कहानी का स्पॉइलर है, इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, जिन्हें दृश्यम 2 की कहानी सुननी है वो इस वीडियो को पूरा देखें एंड जिन्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को देखकर कमेंट में ये ना कहें कि मूवी क्यों स्पॉइल कर दी। अब टाइम वेस्ट किए बिना चलिए सुनते हैं दृश्यम 2 का फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। मैं हूं अंजलि एंड आप देख रहे हैं द ह्यूमन मीडिया। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं रात के वक्त टोनी नाम का ड्रग डीलर एक महंगी कार में बैठकर बीच पर पहुंचता है। वो अपनी वॉच में टाइम चेक करता है जिसमें 1 बज रहा होता है। टाइम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका फिल्म की कहानी से काफी गहरा कनेक्शन है। विद इन फ्यू सेकेंड्स बोट के थ्रू वहां दूसरा लड़का आता है, डेविड ब्रेगेंजा, जिसके पास ड्रग्स से भरा एक बैग होता है। डेविड टोनी को बैग देते हुए कहता है कि वो अब ये काम छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ उसको छोड़ देगी अगर वो ये काम नहीं छोड़ा तो। लेकिन टोनी उसकी बात का उल्टा जवाब देते हुए उसे काम करते रहने को बोलता है और डेविड को बिना पैसे दिए उसका बैग लेकर कार में बैठ जाता है। डेविड जब पैसे मांगता है तब टोनी उसे बंदूक दिखाते हुए धमकी देता है कि उसे उसके पैसे तभी मिलेंगे जब वो दोबारा स्मगलिंग करके उसे ड्रग डिलीवर करेगा। डेविड को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैग छीनकर भागने लगता है और इनकी वहाँ झड़प शुरू हो जाती है और कोइंसिडेंटली वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। विद इन द मोमेंट गलती से डेविड के हाथों टोनी मारा जाता है। उसके बाद पुलिस को देखकर डेविड बैग लेकर भागने लगता है एंड पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। डेविड भागते भागते एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचता है जहां कोई भी नहीं होता। बेसिकली वहां एक पुलिस स्टेशन बनने वाला होता है। ये वही पुलिस स्टेशन वाला सीन है जिसे हमने दृश्यम पार्ट 1 के एंडिंग सीन में देखा था। डेविड की अचानक नजर पड़ती है कि कोई उसके अंदर फावड़ा लेकर कुछ कर रहा है और वो व्यक्ति और कोई नहीं विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन होते हैं। इस सीन का टाइमलाइन 2014 के 3 अक्टूबर का है जब 3:25 पर विजय सालगांवकर समीर देशमुख के मर्डर के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने आए होते हैं एंड उसका आई विटनेस बनता है डेविड ब्रेगेंजा। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि डेविड भागते हुए अपने घर के अंदर पहुंचता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि यहाँ से उन्हें भागना पड़ेगा और तुरंत अपने बेटे को उठा के घर से निकलने को कहता है। उतने ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और डेविड को अरेस्ट कर लेती है और फिर डेविड को 7 साल की जेल भी हो जाती है। कहानी अब 7 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि विजय सालगांवकर, जिसकी एक केबल कंपनी हुआ करती थी, अब वो मूवी थिएटर का मालिक बन चुका है। उसने ये बिजनेस अपने घर के सामने वाली जमीन को बेचकर बनाया है। विजय की जमीन को मुंह मांगी कीमत पर खरीदने वाला कपल जेनी एंड शिव रेगुलरली मारपीट करते रहते हैं। जेनी नंदिनी यानी कि विजय की वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, इसीलिए नंदिनी विजय को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है। विजय उन हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा रोकने जाता है मगर उसे वो शराबी बहुत खरी खोटी सुना देता है। विजय बोलता है कि वो कानून की बहुत इज्जत करता है वरना उसे बहुत पीटता। इस बात पर शराबी विजय को बोलता है कि पूरे गोवा को मालूम है कि उसने 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर करके कानून की कितनी इज्जत की है, यानी वहाँ सबको मालूम है कि विजय ने पुलिस को बेवकूफ बनाया है और वो एक मर्डरर है। इवन नंदिनी भी कहीं ना कहीं जेनी के साथ मर्डर करने वाली बात शेयर कर चुकी होती है, पर लाश को विजय ने कहाँ छुपाया था वो नंदिनी को भी नहीं मालूम होता। पुलिस भी इधर उधर लाश को ढूंढने के लिए खुदाई करती रहती है। ये बात नंदिनी को बहुत डराती है कि कहीं मुसीबत उनके परिवार पर वापस न पड़ जाए। विजय का परिवार आज भी उस बात को भुला नहीं पाया है और अंजू को यानी विजय की बड़ी बेटी को इस वजह से डरावने सपने भी आते रहते हैं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। विजय अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तैयारी करके रखता है। उसने अपने ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगवाए होते हैं जिससे वो पुलिस स्टेशन पर नजर रख सके। विजय अब फिल्म प्रोड्यूसर बनने वाला है और उसने मशहूर स्क्रिप्ट राइटर मुराद अली को साइन भी कर लिया है जो विजय की लिखी कहानी पर काम कर रहे होते हैं। इनके अलावा वहाँ के लोकल मेडिकल कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड विजय का दोस्त होता है जो बार में उसके साथ ड्रिंक किया करता है। वो भी विजय की फिल्म में काम करने के लिए एक्साइटेड रहता है,
पर विजय अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो चाहता है कि हीरो की लास्ट में जीत हो, क्योंकि लोग हीरो को जीतते हुए देखना पसंद करते हैं। ये सारी चीजें उसने अपने मूवी थिएटर में फिल्में देखकर ऑब्जर्व की हैं और वो मुराद अली को ये कहता है कि जब तक क्लाइमेक्स परफेक्ट नहीं बन जाता तब तक वो फिल्म को शुरू नहीं करेंगे। विजय मुराद अली को क्लाइमेक्स के लिए आइडियाज भी शेयर करते रहते हैं। इसी बीच मरे हुए सैम के फादर महेश देशमुख अपनी वाइफ मीरा देशमुख यानी तब्बू के साथ लंदन से वापस आए होते हैं। वो विजय से बोलते हैं कि एटलीस्ट उनकी बेटी की अस्थियां मिल जाएं तो उसका क्रियाक्रम कर पाएंगे, मगर विजय उन्हें कुछ नहीं बताता और इनडायरेक्टली उन्हें समझाता है कि ये करना उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। अब फिल्म में एंट्री होती है नए आईजी तरुण अहलावत यानी अक्षय खन्ना की। वो रातों रात 7 साल से सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर गायतोंडे को मिलने बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि वो सही था और बाकी सभी गलत थे, जो चौथी फेल विजय सालगांवकर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उसी समय बताया जाता है कि मीरा देशमुख अनऑफिशियली इस केस से जुड़ी हुई हैं और उनके 2 पुलिस ऑफिसर्स अंडरकवर होके सालगांवकर फैमिली पर नजर रख रहे हैं। इसी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि जेनी एंड उसका हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि अंडरकवर पुलिस वाले हैं और उन लोगों ने सालगांवकर हाउस में हर जगह माइक्रोफोन लगाया हुआ है और विजय की फैमिली की बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईजी के कहने पर इस केस की फिर से अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, पर उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। फिर आईजी गायतोंडे को बोलते हैं कि मार्केट में ये बात फैला दो कि जो भी विजय सालगांवकर के केस से जुड़ी इंफॉर्मेशन देगा उसे पुलिस 5 लाख का इनाम देगी। हम देखते हैं कि डेविड भी अब जेल से छूटकर वापस आ चुका है, लेकिन उसकी फैमिली गरीबी में जी रही है। उसका बच्चा स्कूल भी नहीं जाता। वो नौकरी ढूंढना शुरू करता है और मार्टिन अंकल से पूछता है कि कोई नौकरी हो तो बताना। मार्टिन अंकल विजय की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें काम दे सकते हैं। डेविड को याद आ जाता है कि उसने विजय को पहले भी कहीं देखा है। एक दिन डेविड कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेता है कि पुलिस ने विजय पे 5 लाख का इनाम रखा है। वो बिना कुछ सोचे डायरेक्टली पुलिस स्टेशन चला जाता है और आईजी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि आईजी एंड मीरा देशमुख उसके पास आते हैं एंड फिर डेविड कहता है कि अगर उसे 25 लाख रुपए मिलेंगे तभी वो बताएगा कि विजय ने सैम की बॉडी कहाँ दफनाई है। मीरा देशमुख एंड उनके हस्बैंड डेविड को 25 लाख रुपए देते हैं। फिर आईजी पूछते हैं कि बताओ कहाँ है सैम की बॉडी, एंड डेविड बोलता है कि सर जहां आप खड़े हैं ठीक उसके नीचे है। ये सुनते ही सभी शॉक में आ जाते हैं एंड पुलिस स्टेशन के अंदर लीगल परमिशन के बाद खुदाई का काम चालू हो जाता है। विजय फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहा होता है, तब तक उसे पता चलता है कि स्टेशन में खुदाई चल रही है। वो तुरंत ही अपनी फैमिली को खिड़की दरवाजे बंद करके घर में रहने को बोलता है एंड अपने ऑफिस के सीसीटीवी से देखता है कि फॉरेंसिक टीम बॉक्सेस में बॉडी को रिकवर करके लेके जा रही है। नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही सालगांवकर फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि नंदनी ने पार्शियली कन्फेस कर लिया है कि मर्डर सालगांवकर फैमिली ने ही किया है और फिर उन्हें उनकी ही रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, उस कॉन्वर्सेशन की जो नंदनी ने जेनी के साथ अपने घर पर की थी। जेनी एंड शिव पुलिस यूनिफॉर्म में उनके सामने आते हैं एंड इसको देखकर नंदिनी एंड अंजू डर जाते हैं। जेनी कहीं ना कहीं शर्म से डूबी होती है क्योंकि सच में उसका अटैचमेंट नंदिनी से हो चुका होता है। सालगांवकर फैमिली से कन्फेस कराने के लिए पुलिस नंदिनी एंड दोनों लड़कियों को मारना पीटना चालू कर देती है। ये सब देखकर विजय सब बताने के लिए मान जाता है और कन्फेस कर देता है कि उसने सैम को अनजाने में मार दिया था क्योंकि सैम रात के वक्त चोरी चुपके उसके घर में घुस आया था। नेक्स्ट डे आईजी मिस्टर एंड मिसेस देशमुख के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि फाइनली उन्होंने ये केस सॉल्व कर दिया। इसी मोमेंट पर विजय को कोर्ट ले जाया जा रहा होता है। तब तक उनके पास मुराद अली आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने टीवी पर देखा कि विजय सालगांवकर पकड़ा गया है, मगर वो अभी तक विजय को विजय गोडबोले के नाम से जानते थे। वो बताते हैं कि विजय उनके पास 2016 में एक कहानी लेकर आए थे जो बहुत अच्छी एंड रियलिस्टिक स्टोरी थी, इसीलिए वो तुरंत स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तैयार हो गए एंड विजय ने उन्हें 10 लाख रुपए भी दिए थे। मुराद अली रिक्वेस्ट करते हैं कि विजय जिस कहानी पर काम कर रहा था वो उन्हें भी सुननी चाहिए और फिर मुराद अली जो कहानी उन्हें सुनाते हैं वो विजय की रियल लाइफ स्टोरी होती है।
ये सुनकर आईजी तरुण शॉक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है, मगर विजय यहाँ मुकर जाता है और बोलता है कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है। इवन विजय की लॉयर कोर्ट में ये बताती है कि ये कन्फेशन एंड सारी स्टोरी जो पुलिस ने सबमिट की है वो बहुत सालों पहले पब्लिश हो चुकी नॉवेल दृश्यम से ली गई है। पुलिस ने नॉवेल की कहानी से इंस्पायर्ड होकर उनके क्लाइंट के लिए एविडेंस प्लांट किए हैं और उन्हें फंसाया गया है। इधर मुराद अली बताते हैं कि विजय ने स्टोरी को नॉवेल के फॉर्मेट में भी पब्लिश किया था ताकि उसे कोई चोरी ना कर सके। स्टोरी को कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल जाए, और वो नॉवेल विजय सालगांवकर के नाम पर नहीं बल्कि मुराद अली के नाम पर पब्लिश की गई थी। मीनवाइल कोर्ट में विजय की लॉयर डीएनए रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें ये मेंशन होता है कि पुलिस स्टेशन में मिला स्केलेटन समीर देशमुख का नहीं है, और इस पॉइंट पर विजय के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उन्हें सजा दिला सके। इसी के साथ विजय की लॉयर कोर्ट से इस केस को हमेशा के लिए क्लोज करने की अपील भी करती हैं। दूसरी तरफ मुराद अली बताते हैं कि विजय चाहता था कि फिल्म की स्टोरी वेल रिसर्च तरीके से लिखी जाए एंड जब तक कहानी परफेक्ट ना हो तब तक उसकी मेकिंग नहीं शुरू करेंगे। कहानी का हीरो लास्ट में पकड़ा जाता है, मगर विजय स्टोरी की एंडिंग से खुश नहीं था और वो चाहता था कि अंत में हीरो की जीत हो, तभी ऑडियंस फिल्म को पसंद करेगी। एंड इसीलिए मुराद अली पुलिस की हेल्प से रिसर्च करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स को लिखने के लिए एंड फिर विजय को सुनाते हैं। ये क्लाइमेक्स सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक्चुअली क्लाइमेक्स में हीरो मर्डर के बाद से ही ऐसी डेड बॉडी की तलाश में लग जाता है जो सैम की उम्र, कद एंड काठी से मिलता जुलता हो एंड उसकी मौत सिर पे चोट लगने से हुई हो, एंड फाइनली उसे एक बॉडी मिल जाती है जो ग्रेवयार्ड में दफनाई गई होती है। फिल्म का हीरो ग्रेवयार्ड की देखरेख करने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड पता करता है एंड उसकी जरूरत पर मदद करता है, जैसे उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे देना, उसकी बीमारी का इलाज करवाना वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से ग्रेवयार्ड वाला व्यक्ति उसके कहने पर उस बॉडी का स्केलेटन निकाल कर दे देता है जब हीरो मांगता है। मुराद अली ये भी बताते हैं कि उन्होंने पता लगाया था कि पुलिस पोस्टमार्टम से पहले बॉडी को लोकल मेडिकल कॉलेज में रखती है, इसीलिए उनकी कहानी का हीरो कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करता है एंड जब पुलिस उसे पकड़ने वाली होती है उसके एक रात पहले ही हीरो गार्ड के साथ कॉलेज कैंपस में खूब शराब पीता है एंड जब गार्ड बेहोशी की हालत में आ जाता है तब हीरो दोनों स्केलेटन को आपस में बदल देता है। ये सब सुनकर आईजी तरुण को रियलाइज हो जाता है कि विजय उनकी सोच से हमेशा आगे था और उसने हमेशा से अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे काम किए थे और वो सभी पॉसिबिलिटीज के लिए पहले से प्रिपेयर्ड था। यकीन मानिए इस बात पर थिएटर में तालियां बजने लगी थीं। विजय को कोर्ट में बेकसूर साबित किया जाता है, मगर विजय अब भी शर्मिंदा होता है जो भी उसने किया है, इसीलिए वो मिस्टर एंड मिसेस देशमुख से नजर नहीं मिला पाता और एंड में मिस्टर देशमुख के घर के बाहर सैम की अस्थियां एंड माफी मांगने वाला लेटर छोड़ देता है। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस देशमुख सैम का अंतिम संस्कार करते हैं। हम देखते हैं कि विजय उन्हें छुप कर देख रहा होता है। शब्दों पे नहीं, दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो। आई होप आपको दृश्यम 2 का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, पर आप लोग वीडियो को तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा क्यों? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।